जी अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कि इंटेंजिबल एसेट्स को किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट कब रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, मतलब उसे एसेट मान कब लिया जाएगा, कब लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो कि लास्ट ईयर आई थिंक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। So the recognition criteria of intangible assets as defined in IAS 38 is that it requires an entity to recognize an intangible asset whether purchased or self-created at cost if and only if। तो किसी भी एसेट को जो कि आपने ख़रीदा है या सेल्फ क्रिएट खुद से क्रिएट किया है जो कि इंटेंजिबल है, उसे आप रिकग्नाइज कॉस्ट पे करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कब, दो उसमें कंडीशंस होंगी तो उसे आप रिकग्नाइज कर लेंगे। Number 1, it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity। कि जो भी उस एसेट के साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं, मैंने बताया रेवेन्यू आपको इनकम हो जाए या आपको कॉस्ट रिडक्शन हो जाए, आपको फ़ायदा मिल जाए, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इट इज़ प्रोबेबल, ऐसे मुतवक्के है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को आएगा। दूसरी कंडीशन जो मीट होनी चाहिए वो है कि द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो जो एसेट की कॉस्ट है उसको हम आसानी से मेजर कर सकें, हमें पता हो कि एसेट की लागत कितनी है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया बेसिकली। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि इनिशियल रिकग्निशन जब आपने करनी है उसमें एक केस है। इनिशियल रिकग्निशन के अंदर फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो R&D का ख़र्चा ऑब्वियसली इन एसेट्स पे हो रहा होता है कि आप कोई एसेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट, कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं, कोई मूवी बनाना चाह रहे हैं, कार्टून बनाना चाह रहे हैं, कोई म्यूज़िक बनाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें R&D की जो कॉस्ट है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है, इसमें जो रिसर्च का पार्ट होगा, रिसर्च एक्सपेंस को, रिसर्च कॉस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में नहीं लिखेंगे, इसको एक्सपेंस आउट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक। सो रिसर्च कॉस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ओनली द डेवलपमेंट कॉस्ट will be capitalized, meaning that it will be treated as value of the asset, intangible asset, or the cost of the intangible asset only after technical and commercial feasibility of the asset for sale or use has been established। यानी कि डेवलपमेंट कोस्ट को आप रिकग्नाइज तो करेंगे एसेट की कोस्ट के तौर पे, लेकिन उसको भी सिर्फ तब करना है कि जब उसकी टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी जो है वो बन चुकी हो। यानी कि वो कोई एसेट है वो टेक्निकली फिजिबल ही नहीं है, दिमागी तौर पे तो एक आइडिया है लेकिन उसे हम वो चीज़ चल ही नहीं सकती है, वो बनाई की ही नहीं जा सकती। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो मरीख़ के ऊपर जाके ही इस्तेमाल हो सकती है, तो ऐसा आइडिया। अब देखें मरीख़ पे ही नहीं जा सकते तो फिर वो उसको इस्तेमाल कब करेंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट कोस्ट जिसे अब ये कुछ टेक्निकली भी फिजिबल नहीं है और कमर्शियली भी फिजिबल नहीं है, ना ही क्योंकि इसको ख़रीदा बेचा जाएगा। तो दोनों तरह से वो चीज़ फिजिबल होनी चाहिए कि वो चीज़ टेक्निकली फिजिबल कि वो बनाई जा सकती है, और कमर्शियली फिजिबल कि वो उसको बेचा भी जा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लेता है, टेक्निकली तो फिजिबल है कि बनाई जा सकती है, लेकिन कमर्शियली फिजिबल नहीं है कि आपको पाकिस्तान में उस चीज़ को बनाने का राइट ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंट्री में, तो फिर वो कमर्शियली फिजिबल नहीं रह जाएगा एसेट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। अगर तो ये कमर्शियली और टेक्निकली फिजिबल होगा तो डेवलपमेंट कॉस्ट को आप एसेट की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे और उस एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट के हद तक। रिसर्च को एक्सपेंस आउट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर तो रिसर्च कोई ऐसा केस है कि रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता, ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कितने पैसे रिसर्च कॉस्ट के हैं, कितने
डेवलपमेंट कॉस्ट के हैं, तो फिर आप टोटल की टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे, रिसर्च कॉस्ट का पार्ट बना के एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, कि सिर्फ कि वो सारी की सारी कॉस्ट को रिसर्च ही समझेंगे, फिर एसेट में कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी और आप सारा एक्सपेंस आउट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट देखें इनिशियल रिकग्निशन में ही कि अगर आप एसेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर्ड इन अ बिज़नेस कम्बिनेशन, अगर आपने किसी बिज़नेस के साथ कम्बिनेशन किया मर्जर या एक्विजिशन का, और वहाँ से आपको कोई पहले से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, यानी कि इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट है, तो उसका क्या करेंगे। उस सिनेरियो में आप रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों की कॉस्ट को एसेट की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। रिसर्च की अमाउंट भी अगर होगी तो आप उसे एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, आप उसे कैपिटलाइज कर लेंगे और एसेट की वैल्यू का पार्ट बना देंगे डेवलपमेंट कॉस्ट की तरह। और जो बाद में जाके फर्दर आप सब्सिक्वेंटली अगर फिर खुद भी उसके बाद मज़ीद, वो तो पहले इन प्रोसेस था ना कि जो दूसरी कंपनी ने जिसका आपने मर्जर किया, उसने जो काम किया हुआ था उसमें उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों को आपने एसेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट कंसीडर किया। बट अगर आगे चल के आपको मज़ीद उसको कंप्लीट करने के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर्स करना पड़ती है, तो उस केस के अंदर आप उसको एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे सारी की सारी कॉस्ट को, अनटिल अनलेस के वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी आगे IAS 38 का जैसे क्राइटेरिया था उसको वो मीट करे, तो फिर वो वैल्यू एसेट की तरफ जाएगी। आगे देखते हैं कि इनिशियल रिकग्निशन के अंदर ही थर्ड केस कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स मैसेट्स टाइटल्स लिस्ट। तो अगर आपने इन ऐसी कोई चीज़ इंटरनली जनरेट जो की होती हैं, जैसा कि आपके पास ब्रांड है, अब यूनिवर्थ का ब्रांड है, यूनिवर्थ ब्लैक, यूनिवर्थ पिंक, तो ये जो ब्रांड्स उन्होंने बीच में क्रिएट किए हैं, क्या इनको यूनिवर्थ एज एन एसेट रिकॉर्ड करेगा? नहीं, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड आपके एसेट्स में आता है, और ये ब्रांड्स मैसेट्स टाइटल लिस्ट वगैरह के बारे में IAS 38 स्पेसिफिकली कहता है कि आप इसको एसेट क्रिएट नहीं करेंगे। मैसेट्स टाइटल्स होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर के, मैंने जैसे पहले बताया न्यूज़पेपर वगैरह का जो एडिटोरियल पेज पे उसका नाम आ रहा था, द टाइम्स, द जंग न्यूज़, द टाइम्स, डॉन, तो ये भी एसेट कंसीडर नहीं होंगे। टाइटल्स वगैरह उन्होंने बताया कि इस तरह जो आपके अपने हैं वो एसेट कंसीडर नहीं होते। तो ब्रांड्स, मैसेट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम्स सिमिलर इन सब्सटेंस दैट आर इंटरनली जनरेटेड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। तो इसी तरह के जितने भी होंगे मज़ीद भी, वो भी एसेट कंसीडर नहीं होंगे। तो ये सारा का सारा था इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया कि आप एसेट को इनिशियली कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे अपनी बुक्स में, उसको कब एक एसेट के तौर पे मान लेंगे। तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैंने बताया कि रिसर्च की कॉस्ट को आप एक्सपेंस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेवलपमेंट वाली वैल्यू को एसेट का पार्ट बनाएंगे। और अगर एक सेपरेट नहीं कर सकते, जो दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते, तो फिर सारे का सारा एक्सपेंस आउट कर देंगे रिसर्च कंसीडर करके, कुछ भी एसेट की वैल्यू में नहीं आएगा। इससे आगे था कि अगर आपने कोई इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा था किसी एसेट पे और आपने बिजनेस कम्बिनेशन के थ्रू एक्वायर कर लिया इस प्रोजेक्ट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर चल रही थी, इस सिनेरियो में सारी की सारी वैल्यू, इवन रिसर्च की वैल्यू को भी आप एसेट कंसीडर कर लेंगे। और बाकी आगे जैसे होगा वो एज इट इज़ स्टैंडर्ड की IAS 38 जैसे गाइड करता है, तभी हम उसे कंसीडर करेंगे, यानी कि रिसर्च को एक्सपेंस ही किया जाता है। इनिशियल रिकग्निशन के केस में अगेन लास्ट चीज़ जो आती है वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मैसेज, टाइटल, लिस्टिंग्स या इसी तरह के सेम नेचर के जो आइटम्स हैं, सिमिलर आइटम्स, उनका हमने कहा कि इन्हें आप एसेट कंसीडर नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते इंटेंजिबल एसेट। तो ये रिकग्निशन का था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह।